एक समय था जब स्टार्टअप शब्द एक सपने की तरह था और ये समझा जाता था कि सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने विदेशों में महंगी शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए ही ये संभव है। महिला या पिछड़ा वर्ग, इनका नेतृत्व भी लगभग शून्य के बराबर था। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई और स्टार्टअप इंडिया के अभियान से भारतीय युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का सपना पूरा हुआ, जिससे हमारे देश की कई सारी समस्याओं के समाधान, इनोवेशन की वृत्ति को बढ़ाने और युवाओं की क्रिएटिविटी को प्लेटफॉर्म देने के लिए स्टार्टअप का एक मजबूत इकोसिस्टम बना। साल 2015 में इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 91 में थी और आज 2025 में हम 91वीं रैंकिंग से 38वीं रैंक पर आ गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके साथ ही जीएसटी सुधारों ने इस दिशा में आने वाले लोगों के लिए सुगमता का एक नया रास्ता खोल दिया है। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो अपनी प्रतिबद्धता और वायदे के अनुरूप सरकार लगातार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की दिशा में कदम उठा रही है। उसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। ये कॉन्क्लेव देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने, नए निवेश अवसरों को बढ़ावा देने और युवाओं को उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में भारत स्टार्टअप से लेकर इनोवेशन का केंद्र बन रहा है। इसी महात्मा मंदिर में गांधीनगर गुजरात की राजधानी में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए और विशेषकर आप लोगों के जीवन में एक समय अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए यहां पर चिंतन होने वाला है। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव मोदी जी ने जो मिशन शुरू किया है, स्टार्टअप की दुनिया में भारत की पहचान बनाने का, इसके सभी पहलुओं पर चिंता भी करेगा, चिंतन भी करेगा और समाधान भी ढूंढेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि स्टार्टअप इंडिया का कॉन्क्लेव 3 मंत्रों पर होने जा रहा है। ये आयोजन भारत को विश्व स्तर पर ऊपर उठाएगा और युवा उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन को और भी अधिक सफलता की उम्मीद है। आज का स्टार्टअप कॉन्क्लेव इनोवेट, एलिवेट और एक्सेलरेट, ये 3 मंत्रों की थीम पर गुजरात में होने जा रहा है और ये गुजरात में 2023 में पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव के अनुसंधान में हुआ है। उसमें लगभग 250 स्टार्टअप ने अपना प्रदर्शन किया था। यूनिकॉर्न स्थापित कंपनियों ने भी अपना प्रदर्शन किया था और उससे जो अनुभव आया और उससे जो फायदा हुआ, इसी का विश्लेषण कर गुजरात सरकार ने आज 2025 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का शुरुआत किया है। तो किस तरह से भारत आज स्टार्टअप से इनोवेशन का केंद्र बन रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवांगी जैन जी जुड़ी हुई हैं, सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्टार्टअप इंडिया DPIIT से, और हमारे साथ मनन जी जुड़े हुए हैं, CEO एंड डायरेक्टर कीपसेक ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शिवांगी जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी हम केंद्रीय गृह मंत्री को सुन रहे थे। अगर इसी कॉन्क्लेव की हम बात करते हैं, सरकार की प्रतिबद्धता जो है लगातार जो है इससे जाहिर होती है। इनोवेट, एलिवेट, एक्सीलरेट, 3 मंत्रों की थीम गृह मंत्री जी ने बताई है। किस तरह से आप इसको हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जैसा कि कहा गया है गृह मंत्री द्वारा, गुजरात स्टार्टअप कॉन्क्लेव में आज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है टू रियली प्रमोट स्टार्टअप्स एंड उनको बहुत प्रोत्साहन देने के लिए। एंड यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनोवेट,
एलिवेट एंड एक्सेलरेट के लिए कि किस टाइप से नए जो आइडियाज़ होंगे, उनको जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जो इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं, उनको कैसे सपोर्ट दिया जाएगा। मेंटर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जब हम एक स्टार्टअप की जर्नी, एक फाउंडर की जर्नी की बात करते हैं। वहाँ पे कैसे वो आइडियाज़ एलिवेट हो सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, नॉट जस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बट आई थिंक सारी स्टेट्स इन यूटीज़ जो इतनी मेहनत करी है। गुजरात स्पेशली हैज़ बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स जो बहुत ईयर ऑन ईयर हैज़ बीन वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी। तो कैसे उसको आगे लेके जाया जा सकता है, एंड ऑल्सो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए पूरे इकोसिस्टम का साथ आना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली जो बोला गया है दैट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है कि भारत की पोजीशन अभी 38 आ गई है 2025 में, बट इसको भी इंडिया का टारगेट है कि हम कैसे नेक्स्ट 3 साल में टॉप 10 कंट्रीज़ में आए। एंड वहाँ पे आई थिंक स्टार्टअप इंडिया का एंड सारे जो हमारे फाउंडर्स हैं जो इतनी मेहनत करते हैं वो कैसे योगदान कर सकते हैं, उस पर अभी गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहेगा आने वाले सालों में। बिल्कुल। मनन जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम गृह मंत्री जी ने जो कहा उसे देखते हैं तो उसमें उन्होंने एक और टर्म बोली, माइंड टू मार्केट, और माइंड टू मार्केट को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, इसे किस तरह से समझा जाए? नमस्कार। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एक स्टार्टअप के लिए या एक आइडिया के लिए वो है कि वो एक कंज्यूमर के पास पहुंचे, वो मार्केट में लोगों के पास पहुंचे। अब ये जो पहुंचने की ज़रूरत है उसके लिए सबसे पहले हमें फंडिंग चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक इकोसिस्टम चाहिए, जैसे शिवांगी जी ने बताया। सो जो गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया हुआ है वो एक स्टार्टअप पॉलिसी लाए है जो SSIP है। उसके अंडर अगर आपके पास एक आइडिया है, उसका सिर्फ एक प्रेजेंटेशन आप बनाकर यहाँ पे पेश कर सकते हो, और ये प्रेजेंटेशन के ऊपर ही आपको फंडिंग मिलता है, जिससे आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी एक POC बना सकते हैं। और ये POC से आप मार्केट में जाके वैलिडेट कर सकते हैं कि आपका आइडिया चलने वाला है या नहीं। और ये वैलिडेशन के बाद अगर आइडिया सक्सेसफुल है तो आप आगे वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड ले सकते हो, मार्केट में किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो, जिस वजह से आपके ये आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करके बड़े स्केल से एक प्रॉपर बिजनेस बनाया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट द टर्म माइंड टू मार्केट इज। बिल्कुल। शिवांगी जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम स्टार्टअप में भारत की वैश्विक स्थिति देखते हैं तो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो भारत है। किस तरह से ये हो पाया, किस तरह से इसे प्रोत्साहन दिया गया, कैसे युवाओं को ये जोड़ रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूँगी 2016 में, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस टाइम स्टार्टअप्स की नीड समझी। बल्कि उस टाइम अगर हम देखें 2016 में सिर्फ 400 से 500 स्टार्टअप्स थी। आज अगर हम देखें, जैसा कि आपने बोला कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट 2 लाख स्टार्टअप्स पहुँच रही हैं। आई थिंक वो हमारी प्रधानमंत्री की एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी, जहाँ पे उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। ये लॉन्च हुआ था एक एक्शन प्लान के साथ। इस एक्शन प्लान के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स आइडेंटिफाई किए थे। पहला पिलर जो आइडेंटिफाई किया था वो था दैट स्टार्टअप्स की डेली जर्नी में रेगुलेशन, कंप्लायंसेस, इनको आसान कैसे बनाया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्टार्टअप्स। सेकेंड पिलर जो पिक किया वो था कि कैसे एक स्टार्टअप की जर्नी को ईजी बनाने के लिए कैसे उसको वो फाइनेंसेस, कैसे वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू फंडिंग। तीसरा था कि कैसे पूरा एक इकोसिस्टम साथ में आ सकता है, जहाँ पे ना सिर्फ गवर्नमेंट बट ऑल्सो जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, कैसे वो सब साथ में आ सकते हैं एक विजन के लिए जो है भारत की विकसित ग्रोथ। इन सब के दायरे में बहुत सारी स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि भारत कुछ चुनिंदा देशों में से है जहाँ पे एक स्टार्टअप की डेफिनेशन है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रूप में गवर्नमेंट ने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, जहाँ पे एक लीगल एंटिटी टर्नओवर के बेसिस पे, स्केलेबिलिटी के बेसिस पे इस डेफिनेशन को बेस किया गया है। सिर्फ इतना नहीं,
अगर जो ये स्टार्टअप्स जो हम बात करते हैं 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स को आज तक सर्टिफिकेट दिए गए हैं, इन 2 लाख स्टार्टअप्स में भी इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे स्टार्टअप्स चूज कर सकते हैं कि वो कौन से 3 साल हैं 10 सालों में से जहाँ पे वो इस बेनिफिट का लाभ उठाना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ी सेविंग है स्टार्टअप्स के लिए। उनको पेटेंट एंड ट्रेडमार्क फाइलिंग में बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी लॉन्च की हुई हैं। पहली स्कीम है फंड ऑफ फंड्स, जो हम सिडबी के थ्रू फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ये है स्टार्टअप्स जो थोड़े एडवांस स्टेजेस में हैं और वो अपनी स्टार्टअप को और एक्सपैंड करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जो ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट इसमें और पैसे कंट्रीब्यूट करती है। ये स्कीम आती है, अगेन ये पूरा इनिशिएटिव आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अंडर। सेकेंड स्कीम है सीड फंड स्कीम। हम शुरू में बात करते हैं कि जो लोग वो मोटिवेशन रखते हैं कि हाँ हमें कुछ शुरू करना है, पर शुरू में उनको बड़े चैलेंजेस आते हैं कि कैसे अपनी फर्म को आगे लेके जाएं, क्योंकि उसको स्केल करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पर वो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज में देना उनसे पिक करना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे उस आइडिया को वैलिडेट करें। वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम वो सीड फंड प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम वैल्यू ऑफ डेथ बोलते हैं, हम वो मनी प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पे भी बहुत काम हो रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया है। फंड ऑफ फंड्स में ऑलमोस्ट 1500 स्टार्टअप से ज़्यादा उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया। सिमिलरली क्रेडिट गारंटी, लोन की मैचिंग के लिए कि लोन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इन स्टार्टअप्स को बैंक्स के थ्रू, वो भी देखा जा रहा है। सिर्फ इतना नहीं, जब हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं ग्लोबल स्तर पे, हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की, वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत प्रोग्रेसिव सपोर्ट है कि रिलेशंस अच्छे बनाए जाएं, ज़्यादा इनोवेशंस को आगे रखा जाए जो ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए सॉल्व कर रही है। हमने देखा है बहुत सारी इंडियन स्टार्टअप्स नाम रोशन कर रही हैं भारत का अलग अलग देशों में। तो ये दिखाता है कि कितनी सहनशीलता है और किस टाइप की इनोवेशंस आ रही हैं जो एक्चुअली बन भारत में रही हैं, बट सपोर्ट कर रही हैं इतने ग्लोबल सॉल्यूशंस को। आई थिंक तो इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बोला कि स्टार्टअप इंडिया एक ये मूवमेंट होगा जो हम जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। बिल्कुल, अपने आप में जो है ये अर्थव्यवस्था की जिसे कह सकते हैं एक तरह से एक रीढ़ भी बनकर सामने आया है। हमारे संवाददाता शिशिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मनन जी से एक सवाल कर लेते हैं। मनन जी, जिस तरह की योजनाएं अभी शिवांगी जी बता रही थी, जो नए स्टार्टअप्स में आने वाले लोग होते हैं या जो नए उद्यमी होते हैं, उनके सामने किस तरह की पहले समस्याएं आती थी और इन सभी योजनाओं से प्रैक्टिकली अगर आपसे पूछना चाहें तो कितना समाधान उन लोगों को मिला? अगर हम ये योजनाएं देखें तो ये आखिरी 5-7 सालों में आई हुई है। जब स्टार्टअप शुरू हुआ तो सबके लिए ये एक नई चीज़ थी जी। तो उसमें जो आने वाली कठिनाई थी, मुश्किल थी वो किसी को पता नहीं थी। तो सबसे पहले जो लोगों को दिक्कत आती थी वो थी फाइनेंस की। दूसरी थी कि लोगों के पास वो टैलेंट होना चाहिए खुद की टीम बनाने के लिए, और फिर वो नॉलेज होना चाहिए जो एक बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम बनाई और ये जो योजनाएं है वो इस हिसाब से है कि अगर जब आप छोटे से बड़े हो रहे हो, स्केल अप कर रहे हो, तो वो फाइनेंस देते हैं। तो हमारे पास उसके लिए अलग अलग लेवल की स्कीम्स है, जैसे कि सीड फंड है। जब आपका बिजनेस छोटा है, आपके पास एक सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है और वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को आपको मार्केट पे ले जाना है, तब आपको सीड फंडिंग देते हैं। मार्केट के आने के बाद जब आप पूरे इंडिया को कवर करना चाहते हो, ग्लोबल जाना चाहते हो, जिसे हम स्केलिंग अप कहते हैं, तो ये स्केलिंग अप के लिए सीरीज ए, सीरीज बी, ये सारे फंडिंग की स्कीम्स है। गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज है जो इसमें हमें सपोर्ट करती है, प्राइवेट एजेंसीज भी है। इसके अलावा मेजर चीज़ है कंप्लायंस, बिकॉज जब एक स्टार्टअप होता है उसको बिजनेस के कंप्लायंसेस नहीं पता होते हैं, तो कहीं ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं जिसमें स्टार्टअप्स में फाउंडर्स को, उनकी टीम को कंप्लायंस की ट्रेनिंग देते हैं। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कीम होती है जिसमें उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं, सीए आके मदद करते हैं कि आपकी ओवरऑल कंपनी की हेल्थ अच्छी हो, आपकी बैलेंस शीट अच्छी बने, आप बैंक के साथ कैसे काम कर सकते हो, जो समझाया जाता है। ये चीज़ें एक इंक्यूबेशन सेंटर करता है। ये स्कीम तहत ये सारी चीज़ें एक स्टार्टअप को फैसिलिटी मिलती है जो उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये फ़ायदे अनेक स्टार्टअप को मिले हुए हैं और रेगुलरली हर साल
ऐसी मीटिंग होती रहती है, जैसे कि आज एक मीटिंग थी जहाँ पे स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और गवर्नमेंट उसके हिसाब से वापस पॉलिसी में चेंज भी लाते हैं। बिल्कुल, तो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं इंट्रोड्यूस की गई हैं और जिस तरह से जो स्टार्टअप में उद्यमी आए हैं उन्हें सुविधा दी गई है, उन्हीं की दिशा में एक बड़ा कदम जीएसटी में सुधार भी है, क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कि स्टार्टअप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। वहाँ पर जब जीएसटी कम होती है तो किस तरह से उसका असर स्टार्टअप्स पर भी पड़ता है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ आप वहाँ से बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हालांकि कुछ स्टार्टअप से भी हमारी बात हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है और वो काफी खुश है कि जिस प्रकार से जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए, जिस प्रकार से हमारे दोनों जो मेहमानों ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से स्थिति इस वक्त भारत में स्टार्टअप्स की है, लेकिन जो प्रमुख अगर बात करें तो वातावरण की, इस वक्त अगर देखा जाए जिस प्रकार से जीएसटी कम हुई है, जिस प्रकार से आरबीआई, हमने देखा कि पिछली बार भी उन्होंने रेपो रेट जो है कांस्टेंट रखा था, तो कहीं ना कहीं सरकार का, और साथ ही साथ हमने जिस प्रकार से देखा कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया था, तो एक एनवायरमेंट क्रिएट करना चाह रही है सरकार की यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड बढ़े। एक जो कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा कंज्यूमर बेस जो है मिल सकता है भारत में। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि किस प्रकार से लोअर इनपुट कॉस्ट हो, चूंकि किसी भी स्टार्टअप के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है इनिशियल डेज के लिए। तो ऐसे में जब जीएसटी कम हो रही है तो जो लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तीसरी बात जीएसटी द्वारा इन स्टार्टअप्स को मिलने वाली वो है सिंप्लीफाइड टैक्सेशन। हालांकि 3 टियर थे, 4 टियर थे, अब तो उसको घटाकर 2 टियर कर दिया गया, तो इसका असर जो है काफी सिंप्लीफिकेशन में भी होगा इन सभी स्टार्टअप्स के लिए। तो ऐसे में खास तौर पर अगर हम देखें तो जो कुछ स्टार्टअप्स अगर बात करें, खास तौर पर अगर हम सेक्टरल वाइज बात करें तो फिर एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की बात करें, मेडिकल सेक्टर्स में अगर जो स्टार्टअप्स कार्यरत है उनकी बात करें, साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो स्टार्टअप्स कार्यरत है उनकी अगर बात करें, इनको अगर देखा जाए तो इस वक्त सीधा असर यहाँ पर मिल रहा है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से जीएसटी कम हुआ है उनको फायदा मिलेगा। मेडिकल की बात करें तो जिस प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर जीएसटी कम किया गया, जो स्टार्टअप इस पूरे सेक्टर में काम करते हैं उनको फायदा मिलेगा। और तीसरी बात जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की हम बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर्स की, जहां पर इन सभी अप्लायंसेस को अगर, हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि बेस बड़ा है तो डिमांड बढ़ेगा, तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं वैक्यूम जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बड़ा मिलता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो स्टार्टअप्स जो हमने जितने बात की पिछले कुछ दिनों से, उनका लगातार यही कहना है ये सभी चीजें जो है सही वक्त पर जो है उनको मदद कर रही है। बिल्कुल, दायरा बढ़ेगा और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साँच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती है? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं देश में स्टार्टअप क्रांति की और जीएसटी से ये सुधार कितने और आसान राह बना रहे हैं स्टार्टअप उद्यमियों के विभिन्न क्षेत्रों में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांगी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से
स्टार्टअप पर जीएसटी के असर की हम बात कर रहे हैं, जब हम आईटीसी की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, क्या कुछ ओवरऑल असर आप देखती हैं जीएसटी सुधारों का स्टार्टअप पर? एब्सोल्युटली, जैसे कि शिशिर जी ने कहा, आई थिंक इसका जो बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है ये 2 क्षेत्रों में प्रोवाइड किया है। पहला है कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जो भी हमारी एमएसएमईज हैं, जो भी हमारी स्टार्टअप्स हैं, इनका एक्चुअली वर्किंग कैपिटल कैसे इंक्रीज हो सकता है। इसके लिए जो इनकी फंडिंग अवेलेबल होती है, क्योंकि अभी ये सारे जाते थे टैक्सेस में, जब ये टैक्सेस से पैसे इनके बचते हैं और ये रिड्यूस होते हैं, ये एक्चुअली अपनी बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे ये बहुत ही बड़ा चंक बन जाता है उनके लिए, जहाँ पे ये इस ही फाइनेंस को यूज़ करके अपने बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली दूसरी साइड जब हम देखते हैं कस्टमर्स को, इवेंचुअली इसका एम ये है कि सिर्फ इतना नहीं है कि बिजनेसेस की वर्किंग कैपिटल कॉस्ट कम हो, बट ऑल्सो कंज्यूमर्स को इसका बेनिफिट कैसे मिले। तो कुछ क्षेत्रों की बात की गई थी, बट इसमें मैं डेफिनेटली फोकस करना चाहूँगी हेल्थ केयर पे जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे इट्स बीन मेड जीएसटी फ्री, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। सिर्फ हेल्थ केयर कंपनीज को इसका बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ कस्टमर्स को इसका बेनिफिट नहीं होता, इसका बेनिफिट उनको भी होता है जो फिनटेक कंपनीज आज भी ऑपरेट कर रही हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। एंड इवेंचुअली जो हम मंथली प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम की बात करते हैं, कस्टमर्स को उनका बेनिफिट मिलता है। जब हम डेली एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं, जिसका टैक्स रिड्यूस हो गया ऑलमोस्ट 5%, जब हम बात कर रहे हैं मिल्क, पनीर, इंडियन ब्रेड्स की, जिन पे जीएसटी हटा दिया गया है, तो आई थिंक ऐसे बहुत क्षेत्र हैं। एंड इन सब से जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स जिनकी शुरू की नीड्स इतनी ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे इनको इतना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इनको इनोवेशन में इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे इनका ये शुरू का कैपिटल बहुत ही वैल्यूएबल मनी होता है, जिसको बहुत सोच विचार के साथ खर्च करना होता है। तो गवर्नमेंट ने पैसे एक तरीके के कस्टमर को भी वापस दिए और ये बिजनेसमैन को भी वापस दिए हैं, और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है। एंड हम होप कर रहे हैं कि इससे काफ़ी फंडिंग नीड्स भी सॉल्व होंगी, जो स्टार्टअप्स हम देखेंगे इन द फ्यूचर। बिल्कुल, मनन जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जीएसटी सुधारों के बारे में कहा जा रहा है कि जो स्टार्टअप्स की उत्पादन लागत है वो इनसे कम होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ असर पड़ेगा उनके उत्पादन पर? और जब प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, वो भी क्या इससे प्रभावित होगा? बिल्कुल, मेन चीज़ जैसे बताया शिवांगी जी ने कि हमारे बिजनेस के अंदर एक वर्किंग कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण रोल बचता है। सो ये जो वर्किंग कैपिटल है, हम कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसको एक समय लगता है, और ये जो समय जाता है वो 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कभी कभी 5 से 8 हफ्ते भी होते हैं। तब तक हमारा जो सारा वर्किंग कैपिटल, हमारा फंड है, वो जो चीज़ हमने मार्केट से खरीदी है उसके अंदर अटका हुआ है। अब अगर उसके ऊपर हमने जीएसटी ज़्यादा भरी है तो वो ज़्यादा रुपए हमारे अटके हुए हैं। अब जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उसके वजह से जो पैसा अटकता था वो अब नहीं अटक रहा है, काफ़ी फ्लूइडिटी आ गई है ओवरऑल प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो पैसा भी कम अटक रहा है और उसके ऊपर ब्याज भी कम लगेगा। सो ओवरऑल जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो सस्ते में बनेगा पहले से, और उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस जो पैसा बच रहा है उससे हम प्रोडक्ट्स और भी बना सकते हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये काफी फायदेमंद है हमारे लिए, यानी कि उद्यमी को भी फायदा होगा और उपभोक्ता को भी फायदा होगा। हाँ। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो पैसा अटक रहा था, इसका मतलब ये लगाया जाए कि कंप्लायंस और फाइलिंग के मामले में पहले जो चुनौतियां आती थी उनका एक बड़ा समाधान इससे मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, बिकॉज पहले क्या था कि कंप्लायंस में हमारे पास अलग अलग लेवल थे, प्रोडक्ट लाइन में भी बहुत चेंजेस थे। तो एक प्रोडक्ट के अंदर किसी चीज़ में 5% जीएसटी था, किसी में 18% था, तो वो रेंज भी बहुत आ रही थी। अब सारी चीज़ एक ही रेंज में आ गई है, तो कंप्लायंस भी काफ़ी आसान हो गया। सो एंड यूज़र के ऊपर जो बेनिफिट जाता है वो बढ़ जाता है, प्लस हमें जो कॉस्ट लगता है कंप्लायंस करने का वो भी कम हो जाता है। तो ये काफ़ी फायदे हैं हमारे पास। बिल्कुल। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम जो हम सुविधाएं देख रहे हैं, जिस तरह से योजनाओं का संयोजन में इसमें दिखाई देता है, निवेश के कितने अवसर बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें भारत में निवेश की, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कुछ अगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो काफी टफ दिखती है, लेकिन यही अगर देखा जाए तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अवसर प्राप्त हो सकता है, खासतौर पर इन सभी स्टार्टअप्स के लिए, जो कि से मैंने कहा कि कुछ वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है वहां पर अगर ये जिस प्रकार के स्टार्टअप ये काम कर रहे हैं, अगर उनको ये जगह मिली, जाहिर सी बात है उनको यूनिकॉर्न बनने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे में
कुछ चीजें काफी महत्वपूर्ण होती है उन स्टार्टअप्स को ध्यान देने के लिए भी। जिस प्रकार से हम देखते हैं टैक्स क्लासिफिकेशन, हालांकि इसमें कोई चूक ना हो स्टार्टअप से, चूंकि ये कहीं ना कहीं पेनल्टी जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पर ध्यान भी देना होगा स्टार्टअप्स को। साथ ही साथ एंटी प्रॉफिटेरिंग जो है, हालांकि स्टार्टअप्स है, जाहिर सी बात है कई सारे जो है कंप्लायंस ढील दी गई है, तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि एंटी प्रॉफिटेरिंग के बारे में ना सोचे। हालांकि जो सरकार की मंशा है कि आम इंसान तक जो है ये सभी जो बेनिफिट्स है वो पहुंचे। बिल्कुल, ये पहुंचे। शिवांगी जी से इस पर एक सवाल ले लेते हैं। शिवांगी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम स्टार्टअप्स का आज दायरा देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसमें काफ़ी स्टार्टअप हब्स बनकर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो महिलाओं की संख्या थी पहले बिल्कुल नील थी, लेकिन अब महिला उद्यमी भी करीब करीब 48% हैं। इसी को देखते हुए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में जो है स्टार्टअप की पहुँच लोगों तक हो, उसमें ग्रामीण क्षेत्र हैं, टियर 2 या टियर 3 शहर हैं, तमाम इन प्रोत्साहनों का फायदा किस तरह से जो है आम लोगों को पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो पिछले 10 साल में जो स्टार्टअप इंडिया ने काम किया है, आई थिंक उसके अलावा हमने एक्शन प्लान की बात की, बट इसके अलावा भी जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं तो काफ़ी नीड एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं। एंड वहीं पे अगर हम देखें आज जहाँ पहले स्टार्टअप्स टियर 2 टियर 3 सिटीज से ज़्यादा नहीं आती थी, आज के दिन 52% स्टार्टअप्स आ रही हैं टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ से, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ये इसका कहने का मतलब ये भी है कि अब बैंगलोर, बॉम्बे, ऑल ऑफ दीज सिटीज़ दैट वी वर लुकिंग एट, सिर्फ वहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है स्टार्टअप की, अब बहुत सारे रीजन्स आ रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, राइट, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो स्टार्टअप इंडिया की तरफ से हम भी हमारा फोकस है स्पेशली 2-3 चीज़ों पे। पहला है कि कैसे हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप हो, वहाँ पे हमारे बहुत एक्टिव एफर्ट्स जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट 777 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं जहाँ पे स्टार्ट हुआ है। बट सेकंड ये आता है कि अब जब ये बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है, बड़े विजन के साथ। समय हमारे पास सीमित है। शिवांगी जी, आपका, मनन जी, आपका और शिशिर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और अगले 3 साल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 10 शीर्ष देशों में पहुंच जाएगा, इसकी कवायद की जा रही है। और आने वाले दिनों में हम वैश्विक इनोवेशन को कंट्रोल करेंगे, ये लक्ष्य रखा जा रहा है। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चर्चा में के प्रायोजक थे